हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इस क्लास में हम लोग एक आंतरिक सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मिशन के संदर्भ में देखने वाले हैं, जिसका नाम है सुदर्शन चक्र। इसी क्लास में हम लोग एक और टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आंतरिक सुरक्षा से ही जुड़ा होगा। तब तक हम लोग सबसे पहले सुदर्शन चक्र के संदर्भ में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त के दिन मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की। यह क्या है जी? तो मिशन सुदर्शन चक्र क्या है जी? तो यह घुसपैठ को, जो दुश्मन देश हैं उन वहाँ से घुसपैठ को निष्क्रिय करने के लिए चलाया गया है। वायु रक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके तहत जो घुसपैठ होता है उसको नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा काम किस पर किया जाता है? वायु रक्षा प्रणाली। और मान लीजिए कि कोई विदेशी देश का जो घुसपैठिया है, वो भारत में ही प्रवेश कर रहा है। भारत में प्रवेश पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए देख भी लिया जाता था, गोली से मारा जाता था, तो इससे क्या होता था, यहाँ पर जो सैनिक मारने जाते थे उनको भी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब ये सुदर्शन चक्र क्या होगा? तो ड्रोन से देख लीजिए और ड्रोन से ही दाग दीजिए। अब ड्रोन से देख लेना, ड्रोन से दाग देना, चाहे फिर छोटा-सा एक ऐसा एक छोटा मिसाइल होगा जो कि छोटा, इतना छोटा मिसाइल जैसे गोली हम लोग मारते हैं वैसे ही अब ये ऐसे मिसाइल छोटी-सी बन चुकी है जो कि एक व्यक्ति को भी मारने वाला ऐसा सिस्टम बन चुका है कि कहीं से भी खड़ा हुआ व्यक्ति बंदूक की तरह सीधे निशाना एकदम सीधा की तरह की जगह कहीं से भी मारे तो ये लग जाए, ऐसा को जो वायु रक्षा प्रणाली का विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त वायुसेना जो है प्रोजेक्ट पूषा पर तेज़ी से काम कर रही है। यहाँ पर ये जो है मिशन सुदर्शन चक्र है, यह तो सेना के अधीन होगा और इसके अलावा सेना जो इस पर ज़्यादा काम करेगी। और वायुसेना किस पर काम कर रही है जी? तो प्रोजेक्ट कुशा। यह जो क्या है, प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के नेतृत्व में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विकसित करने का स्वदेशी पहल है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है जी? तो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, विकसित करने का यह वायुसेना द्वारा चलाया गया मतलब डीआरडीओ का है यह परियोजना। प्रोजेक्ट कुशा इसके तहत लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विकसित करने का है। राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, इससे क्या होगा जी? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार होगा। बताइए, अगर मान लीजिए कि ये हमारा देश भारत ही है, अगर मान लीजिए कि कोई देश इधर से इधर मिसाइल से हमला करता है, अगर हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली होगी तो तुरंत हम लोग इसको टारगेट करके हिंद महासागर में ही गिरा देंगे। चाहे मान लीजिए कि इधर से ही आता है तो इधर ही भारत के सीमा के परे ही इसको मार कर खत्म कर देंगे, जिसके कारण भारत का क्या हो जाएगा? ये एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करेगा। सुरक्षा कवच क्या करता है जी? तब बाहर से आने वाले खतरों को शरीर पर आघात लगने से रोकता है। यह भी तो एयर डिफेंस सिस्टम तो यही काम करेंगे। बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा होगा। यह क्या होगा जी? तो बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा होगा। यह जो है 2035 तक मिशन जो सुदर्शन चक्र है, यह कब पूरा होगा? तो 2035 तक पूर्ण हो जाएगा। रणनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों तथा सबकी सुरक्षा करेगा यह। अर्थात पहले जो होता था, जो सीमा के आस-पास ही केवल मिसाइल मिसाइल और क्या कहते हैं वायु रक्षा प्रणालियाँ विकसित की जाती थी, बड़े-बड़े, क्योंकि क्यों होती थी जी? तो वो बड़े-बड़े होते थे। लेकिन अब जो है ये ऐसे वायु रक्षा प्रणालियाँ होंगी जो कि छोटे-छोटे होंगी और स्थानीय स्तर पर भी स्थापित की जा सके। जैसे कि बड़ा-सा मंदिर हो, जैसे सोमनाथ मंदिर में हमला हुआ था। उस समय अगर अगर उस समय छोटे से अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम होते तो उससे कुछ बचाव हो सकता था। यहाँ पर अगर वो जो बंदरगाह होते हैं, व्यापारिक बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर भी इन सभी सिस्टम्स को तैनात किया जा सकता है। मान लीजिए कोई देश है कि अगर मिसाइल फेंक कर हमारे जो व्यापारिक बंदरगाहों को भी नष्ट करना चाहता है, तो उसको भी उससे भी रक्षा की जा सके। तो इसीलिए छोटा करके बनाया जा रहा था, इसलिए सुदर्शन चक्र इसका नाम दिया गया है कि हर स्थल पर वायु रक्षा प्रणाली को तैनात कर देना। उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा, भौतिक अवसंरचना सभी को लक्ष्य बनाया गया। भारत ही अनुसंधान और विक भारत में ही विकास और अनुसंधान के लिए लक्ष्य रखा गया है कि स्वदेशी होगा यह। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र मिशन के संदर्भ में देख लिया है, जिसमें हम लोग एक बार और बात कर लेते हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणालियाँ विकसित करना है। वायुसेना द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट कुशा के ही समानांतर है यह भी। अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, जिसका नाम है जैविक हथियार अभिसमय। तो प्रोजेक्ट कुशा के बाद से हम लोग प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के बाद से देखेंगे जैविक हथियार अभिसमय। यह भी क्या है? आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम लोग देख लेते हैं निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय, जिसको यूएनओडीए कहते हैं, ने जैविक हथियार अभिसमय बीडब्ल्यूसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। जैविक हथियार अभिसमय की कौन-सी वर्षगांठ मनाई गई है जी? तो 85वीं मनाई गई है। यह क्या करता है जी? तो जीवाणुजन्य, विषाणुजन्य भंडार पर प्रतिबंध तथा उनके विनाश का भी समय है। अर्थात जैविक हथियार किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जैविक हथियार कहते हैं किसको और इससे कैसा प्रभाव पड़ता है? तो जैविक हथियार मतलब कि जीवों का को अस्त्र-शस्त्र की तरह उपयोग करना, मतलब कि हथियार की तरह उपयोग करना। अभी कैसे कहेंगे कि हथियार की तरह कैसे जीवों का उपयोग होता है? मान लीजिए कि ये एक तरह से वायरस ही ले लीजिए, कोई वायरस हो, ये जो कि रोग फैलाता हो, इस वायरस को किसी देश में ले जाकर किसी भी माध्यम से, चाहे वो बम के माध्यम से हो, चाहे किसी ब जल निकाय में सॉल्यूशन छोड़ने के माध्यम से, जैसे भी हो, ले जाकर कोई ड्रोन से ही ले जाकर किसी जल निकाय में डाल दे या फिर किसी स्थान पर विस्फोटित कर दे, जहाँ से वायरस मुक्त हो जाए। मान लीजिए कि ये एक वायरस का थैला है, इसको इसमें बहुत सारे वायरस भरे हुए हैं, अगर ये कहीं पर चला जाए, यहाँ पर कोई एक ऐसा देश है, बड़ा-सा देश है, जो कि इस थैले को बना देता है, जिसमें बहुत सारे वायरस हैं, रोग फैलाने वाले वायरस हैं और संक्रामक हैं, तो या कोई ये देश जो है, इसको क्या करेगा, रॉकेट से या फिर ड्रोन से या फिर किसी भी माध्यम से ऐसे फेंक देगा।
या फिर पहुँचा देगा, जिसके कारण यहाँ का जो देश है, इसमें इस वायरस के कारण होने वाले रोग से महामारी फैल जाएगी। महामारी फैल जाती है, देश कमज़ोर हो जाएगा और ये देश जो है इस पर नियंत्रण पाकर और तुरंत इसको अपना गुलाम बना सकता है या फिर जो कि भी कहा जाए, जैसे भी नियंत्रण कर लेगा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी को कहते हैं जैविक हथियार। ये केवल वायरस ही नहीं हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं। सबसे पहले वायरस की सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण जब कोरोना का उत्पत्ति हुई थी, कोरोना की कोविड-19 की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय माना जा रहा था कि चीन जो है, इस वायरस को बना रहा था। चीन ही इस वायरस को बना रहा था, लेकिन ये अब कहीं और पे फेंकने वाला था, लेकिन उसी के देश में विस्फोट हो गया। मतलब उसी के देश में फैलता चला गया और बढ़ता चला गया। ऐसा अफ़वाह फैला था, अब सच था कि या फिर गलती, ऐसा कुछ तो साबित हुआ नहीं है। लेकिन माना जा रहा था कि चीन यह जैविक हथियार बना रहा था। ऐसे ही मान लीजिए कोई जीवाणु हो, जीवाणु को कोई देश एकत्रित कर दे और किसी दूसरे देश में स्थानांतरित कर दे किसी भी माध्यम से, तो इसको भी जैविक हथियार कहेंगे। जैविक हथियार जो है सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फफूंदी, प्रायोन, रिकेट्स ये सभी इसमें जुड़े होते हैं। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, मानवों, जानवरों और पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। जैविक हथियार का प्रयास शामिल है अफ्लाटॉक्सिन, एंथ्रैक्स, बोटुलिनम, मुंह, पैरों के रोग, ग्लैंडर्स, प्लेग, क्यू फीवर, राइस ब्लाट, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, स्मॉल पॉक्स, टुलारेमिया आदि सभी के सभी यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं। बीडब्ल्यूसी पर 1969 से 1971 के तक जिनेवा में 18 राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति, 18 राष्ट्रों ने मिलकर निरस्त्रीकरण समिति का गठन किया और इसी के यहाँ पर निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन जिसको सीसीडी कहते हैं, कि अधीन वार्ता हुई थी। उन कब से कब तक थी? तो 1969 से 1971 के बीच में 18 देशों ने वार्ता की थी और वही जाके आगे हथियारों पर अभिसमय बन गया, जैविक हथियारों पर अभिसमय। यहाँ पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए इस समय अभिसमय पर। 26 मार्च 1975 को लागू कर दिया गया इस अभिसमय को। यहाँ पर इसके सदस्य कितने हैं जी? तो 188 सदस्य देश, 4 हस्ताक्षरकर्ता, जिसमें हस्ताक्षरकर्ता में कौन-कौन है? तो मिस्र, हैती, सोमालिया, सीरिया। ये केवल हस्ताक्षरकर्ता हैं, सदस्य नहीं हैं। 1974 में हस्ताक्षर किया और अनुसमर्थन किया था। भारत ने कब किया था जी? तो 1974 में ही। पक्षकार देश जो है हर साल 5 बैठक करते हैं। 1 साल में 5 साल में बैठक, ये हर साल नहीं ना, हर 5 साल में 1 बार बैठक होती है जैविक अधिकारों के अभिसमय पर। 23 साल 1974 में स्थापित हुआ था, ये हम लोग का 50 वर्ष हो चुका है इस समय। यहाँ पर लागू होने के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रणनीतिक प्रासंगिकता व प्रभाव बना रहता है। इसके संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या है जी? तो बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि, सामूहिक विनाश के हथियारों पर नियंत्रण, 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है यह। यहाँ पर कार्यान्वयन सहायता, जिसको आईएसयू कहते हैं, प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है 5 देशों गुजरात, चाड, जिबूती, इरिट्रिया, किरिबाती जो हैं, ये सभी देश हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करते हैं। जैविक हथियारों को लागू करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, भारत ने इसके पक्ष में कौन-कौन से कदम उठाए हैं जी, इसे लागू करने के लिए? तो यहाँ पर जो है खतरनाक सूक्ष्मजीव या फिर जिसको रोटरडेम कन्वेंशन, इस सबके मतलब खतरनाक जो सूक्ष्मजीव होते हैं या फिर कोई भी कचरा होता है जिसमें सूक्ष्मजीव होने की संभावना है, तो उसके लिए जो नियम बना था 1989 में बनाया था भारत ने, ताकि भारत में ही कोई मान लीजिए कि भारत का ही कोई वायरस ऐसा ना हो जाए कि उसको कोई छोटा-सा आतंकवादी समूह या फिर कोई भी व्यक्ति इसको भारत में विस्थापित प्रसारित ना कर सके। यहाँ पर सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली अधिनियम 2005, यह सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी, जिसको एस्कोमेट कहते हैं, ये इन सभी की सूची तैनात है। यहाँ पर एस्कोमेट सूची की श्रेणी 2 में सूक्ष्म जीव और विषाक्त पदार्थ शामिल हैं। श्रेणी 2 के सूक्ष्म जीव और विषाक्त पदार्थ शामिल हैं। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बीडब्ल्यूसी के अनुच्छेद 7 के तहत सहायता के लिए डेटाबेस स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसके संदर्भ में। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय के संदर्भ में विस्तृत रूप से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय 1988 में निरस्त्रीकरण मामलों के विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। 1988 में निरस्त्रीकरण विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पर यह निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में मानक निर्धारित करता है, जो यह यूएनओडीए जो है, यह जितने भी रासायनिक हथियार होते हैं उन पर निगरानी करता है। अब यहाँ पर कोई रासायनिक हथियारों पर तो नियंत्रण करने का काम करता था, ये जो है जितने भी अगर मान लीजिए संदिग्ध तरीके के हथियार बनाए जाते हैं, तो उसकी जाँच करते रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए कि कोई भी जैविक हथियार हो, तो कुछ ही समय पहले आप लोग 2022 में नाम सुना होगा कि 2022 में एक बिल्डिंग में आग लगी थी। आग नहीं लगी थी, वहाँ पर काफ़ी धुआँ देखा गया था और इसके लिए भारत ने माँग उठाया था कि यहाँ पर कि जाँच की जाए, यूएनओडीए जो जाए और जाँच करे। क्यों जी? तो यहाँ पर उसका लक्ष्य था कि यहाँ पर मतलब भारत का कहना था कि इसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग हुआ है, रासायनिक और जैविक हथियारों का उपयोग हुआ है, जिसके कारण बिल्डिंग के सारे लोग मारे गए थे। लेकिन कोई महामारी नहीं फैली थी, भारत ने केवल आरोप लगाया था। तो यहाँ पर इसका कार्य क्या है जी? तो मामलों का संवाद, पारदर्शिता, विश्वास निर्माण,
और यह जो है क्षेत्रीय निरस्त्रीकरण के प्रयास को बढ़ावा देता है। यह निष्पक्ष काम करता है सभी इसमें यह एक ऐसा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बना है, लेकिन इसमें ऐसा कोई देश नहीं है जिसका ज़्यादा प्रभुत्व है। अमेरिका या फिर हर संगठन जो भी बना होता है तो उसमें तो देखा जाता है कि पश्चिमी देश हो या फिर अमेरिका हो, उन सभी का प्रभुत्व होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर किसी भी देश का प्रभुत्व नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर निष्पक्ष है, सभी का अपडेट अपडेट जारी करता रहता है हमेशा। इस संदर्भ में हम लोगों ने देख लिया है जैविक हथियारों पर अभी समय। तब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नाम है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी या फिर संधि, इसको INF ट्रीटी कहते हैं, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। इसके बाद से इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें हम लोग इसके जितने भी इंटरमीडिएट रेंज के जितने भी समझौते हुए हैं, शस्त्रों के होड़ से जुड़ा हुआ, शस्त्रों के विकास से जुड़ा हुआ जितने भी समझौते हैं उससे जुड़े हुए ये सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद से परमाणु रोकथाम के लिए जितने भी उपाय अब तक किए गए उन सभी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर एक और अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक जिसका नाम है, इन सभी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और तब हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि हम लोग एक और टॉपिक पर बात करेंगे सिल्वर नोटिस, जो कि इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी देख लेंगे। इंटरपोल के सिल्वर नोटिस को देख लेंगे। और इसके बाद बस इतना ही 2 टॉपिक इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर यह चर्चा में क्यों रहा है जी, तो रूस ने 1987 में हुए इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी या फिर INF ट्रीटी के प्रतिबद्धता को समाप्त की है। प्रतिबद्धता मतलब कि पहले जो 1987 में समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि इस संधि में जितने प्रावधान है दोनों देश जो है प्रतिबद्ध होकर मानेंगे। कौन-कौन से देश थे जी, तो यूके और रशिया, USA एंड रशिया थे। रूस जो मिलकर ये संधि किए थे 1987 में और प्रतिबद्धात्मक था, लेकिन रूस ने अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है। और रूस ने कारण क्या बताया जी, तो बताया कि अमेरिका जो है रूसी तटों के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर चुका है। रूसी तटों के निकट USA ने 2 परमाणु पनडुब्बियां जैसे ही स्थापित किया, रूस ने कह दिया कि ये इस समझौते का उल्लंघन है, इसीलिए हम इस समझौते को ही रद्द करते हैं। और इसके अलावा 2 परमाणु पनडुब्बी के साथ-साथ फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली भी तैनात कर दिया है। USA ने फिलीपींस में 2 टाइफून मिसाइल प्रणाली भी तैनात कर दिया है। अब हम लोग INF ट्रीटी के बारे में देख लेते हैं। INF ट्रीटी है क्या, इससे जुड़े हुए प्रावधान कितने हैं? तो यह जो है 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इसके तहत 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना था। इसका मुख्य प्रावधान क्या था जी, तो जो 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना था। परमाणु शस्त्रागार की पूरी श्रेणी को ही नष्ट करना, अर्थात या फिर निरीक्षण की अनुमति देना। जो भी परमाणु हथियार है और वो 5500 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकते हैं, तो उन पर एक श्रेणी को, जो भी ये श्रेणी है उसको नष्ट करने का प्रावधान किया गया था। और दूसरा प्रावधान था कि अगर मान लीजिए कि नष्ट नहीं कर सकते हैं तो दूसरा देश निरीक्षण कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि रूस के परमाणु या फिर शस्त्र ठिकानों का निरीक्षण कौन करेगा, तो USA कर सकता है। वहीं पर USA में जो शस्त्र संस्थान है उनकी निरीक्षण कौन कर सकता है, रूस कर सकता है। तो इसके लिए INF ट्रीटी में बात की गई थी। 2019 इससे पहले ही रूस तो 2024 में 2025 में अलग हुआ है, लेकिन 2019 में ही अमेरिका इस संधि से पीछे हट चुका था। 2019 में ही अमेरिका पीछे हट गया था। हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले के 80 साल पूरे हुए हैं। कितने साल पूरे हुए हैं जी, तो 80 साल। हिरोशिमा पर अमेरिकी हमले के 80 साल पूरे हुए हैं। यहाँ पर 6 एवं 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बॉय फैट मैन नामक परमाणु बम क्रमशः हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया था। कहाँ पर गिराया था जी, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय, 6 अगस्त को लिटिल बॉय और 9 अगस्त को फैट मैन गिराया था। कहाँ पर जी, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, 9 अगस्त को फैट मैन नागासाकी पर गिराया था। तो ये भी जापान द्वारा 2 दिसंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया गया था। और ये जो है 1957 में अंतर्राष्ट्रीय IAEA की स्थापना हुई थी परमाणु शस्त्रों को रोकने से संबंधित। तो यह भी जो है INF ट्रीटी जो है, यह भी परमाणु शस्त्रों पर ही ज़्यादा निरीक्षण करता है यह, तो इस पर भी ध्यान देना है। अब हम लोग वैश्विक परमाणु संधियाँ और समझौते कितने हुए हैं जी, परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए कौन-कौन से समझौते अब तक हुए हैं, उस पर उसके एक-एक टॉपिक करके देख लेंगे, कौन-कौन से अब तक समझौते हुए हैं। जिनमें से पहला है बाह्य अंतरिक्ष संधि, जिसको OST बोलते हैं, 1967 में हुआ था। बाह्य अंतरिक्ष संधि कब हुआ था जी, तो OST 1967 में। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार स्थापित करने तथा अंतरिक्ष में तैनाती पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ था। हस्ताक्षरित अनुमोदित किया गया था। तो ये इसको ध्यान रखना है। बाह्य अंतरिक्ष संधि में क्या क्या था जी, मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी रूस और या फिर अमेरिका कहीं कोई पर भी विश्व के किसी भी कोने पर संधि कर लेते हैं किसी भी देश से, और क्या करते हैं, वहाँ पर ले जाकर अपना सैनिक बेस बना देते हैं, परमाणु या फिर कोई भी मिसाइल रख देते हैं।
लेकिन जो 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि हुआ था, तो इसमें कहा गया था कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट के रूप में बमों को नहीं रखना है, परमाणु बम को नहीं रखना था। इसके लिए बाह्य अंतरिक्ष संधि उसी समय हो गया था। चाहे वह क्रूज हो या फिर बैलिस्टिक हो या फिर कोई भी परमाणु हो या फिर गैर परमाणु क्यों ना हो, शस्त्र नहीं रखना है स्पेस में तो नहीं रखना है। यही हुआ था 1967 में। उसके बाद से फिसाइल मटेरियल कट ऑफ संधि, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ संधि, जिसको एफएमसीटी कहते हैं। परमाणु हथियारों के लिए विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध, विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जैसे कि विखंडनीय सामग्री कौन कौन से होते हैं जी? तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, यह हस्ताक्षरित नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग फिसाइल मटेरियल कट ऑफ संधि, जो अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है, यह प्रतिबंध लगाने की बात करता है विखंडनीय सामग्री के, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ, तो इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। केवल यही जो है बाह्य अंतरिक्ष संधि थोड़ा सा प्रतिबंधात्मक है और यह बल डालता है, लेकिन यह जो है एफएमसीटी है, यह किसी प्रकार का बल नहीं देता है। यहाँ पर इसके बाद से स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको स्टार्ट कहते हैं, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की कमी के लिए था। यह जो है श्रृंखला है, यह अभी लागू नहीं है। स्टार्ट ट्रीटी यह जो अभी लागू नहीं है, क्योंकि दोनों देश इससे पीछे हट चुके हैं। रूस और अमेरिका ने, जैसे कि हम लोग आईएनएफ ट्रीटी अभी पढ़े थे, आईएनएफ ट्रीटी के समान ही स्टार्ट ट्रीटी भी है। तो यह जो है, यह सभी रणनीतिक हथियारों पर रोक लगाता है। वो जो कि जैसे कि आईएनएफ जो था इंटरमीडिएट रेंज था, मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने वाले परमाणु मिसाइलों पर या फिर बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक लगाता है। कौन जीत? आईएनएफ ट्रीटी। लेकिन वैसे ही जो स्टार्ट ट्रीटी है, यह जो है मतलब कि जो भी रणनीतिक आर्म्स हो सकते हैं, खतरनाक रासायनिक हथियार, इस सब पर नियंत्रण करने का काम करता है। रूस और अमेरिका के बीच जो संधि हुआ था। अब रोकथाम के उपाय और कौन कौन से किए गए हैं जी? परमाणु सुरक्षा और रोकथाम के उपाय जो है, एक नंबर है परमाणु आतंकवाद की कृतियों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। परमाणु आतंकवाद की कृतियों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसको आईसीएसएएनटी बोलते हैं, आईसीएसएएनटी 2005 कहते हैं। परमाणु आतंकवाद की कृतियों को अपराध घोषित करता है, उनकी रोकथाम, जांच, दंड हेतु पुलिस न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इस पर भी ध्यान रखना है। परमाणु आतंकवाद की कृतियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आईसीएसएटी, यह जो है आईसीएसईएनटी जो 2005 में हुआ था, यह हस्ताक्षरित कर दिया गया था। इसके बाद से है परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है, यह अभी हो चुका है। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन एवं निरस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसको सीडी कहते हैं। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन एनएसएस और निरस्त्रीकरण सम्मेलन सीडी, यह जो है परमाणु आतंकवाद की रोकथाम पर केंद्रित उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है। हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण समझौते पर वार्ता हेतु बहुपक्षीय मंच है। एनएसएस में सहभागी सीडी का सदस्य है। परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान आईकेन। अब यहाँ पर सीडी के बाद से ये सभी एनएसएस और सीडी का सदस्य थे। इसके बाद से हम लोग देखे थे परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसको आईकेन कहते हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि, जिसको टीपीएनडब्ल्यू कहते हैं, इसको अनुपालन के लिए, यह क्या था? यह पिल्लर है। इसी के पिल्लर को पालन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का गठबंधन था। यह आईकेन क्या है? इसमें ज्यादातर एनजीओ शामिल होते हैं, गैर सरकारी जो वैश्विक स्तर पर एनजीओ जो हैं, जो कि शस्त्रों के होड़ को रोक पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उन सभी का यह संगठन है। आईकेन इनिशिएटिव जो है टीपीएनडब्ल्यू को पालन करने के लिए ही रखाया गया है, परमाणु हथियार को बढ़ाने के लिए। इसी में एक एनजीओ है जिसका नाम है निहोन हिंदांक्यो। क्या नाम है जी? सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख संगठन का नाम है जी, तो निहोन हिंदांक्यो। यह चर्चा में क्यों है जी? तो इसे निहोन हिडांक्यो को नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था। तो यह काफी चर्चा में था, क्योंकि यह परमाणु शस्त्रों के रोक लगाने के लिए जापान का एक संगठन था, जो कि परमाणु शस्त्रों के विकास को रोकने के लिए कार्य करता है, और इसीलिए इसको 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह टीपीएनडब्ल्यू के आईकेन का भी सदस्य है निहोन हिडांक्यो। यहाँ पर इसके बाद से है संगठन है जिसका नाम है परमाणु सुरक्षा से संबंधित विनियम। परमाणु सुरक्षा से संबंधित विनियम कौन कौन किए गए? तो एक तो है सीपीपीएनएम 1979, सीपीपीएनएम 1979, परिवहन और सुविधा के दौरान परमाणु सामग्री की भौतिक सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। उसके बाद से यूएनएससीआर 1540, यूएनएससीआर 1540 2004 में गैर राज्य अभिकर्ताओं को परमाणु, रासायनिक, जैविक हथियारों तथा उनका प्रक्षेपण प्रणालियों से की प्राप्ति से रोकने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रस्ताव है। ये प्रस्तावों का समर्थन करता है। यहाँ पर भारत जो है इस प्रस्ताव का समर्थन करता है, सीपीपीएनडब्ल्यू का। और इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि यूएनएससीआर 1540 में, जो कि 2004 में आया था, उसका यह भाग है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी से संबंधित जितने भी प्रावधान है उनको एक एक करके देखेंगे। हम लोग चलिए फर्स्ट नंबर टॉपिक सिल्वर नोटिस से शुरू करते हैं, जो कि इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। सिल्वर नोटिस है क्या वास्तव में, इसके संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिल्वर नोटिस देखेंगे। भारत के, जब ये सूची में क्यों आया जी, तो सिल्वर नोटिस भारत के लिए पहला सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। अभी तक इंटरपोल इससे पहले सिल्वर नोटिस जारी नहीं करता था भारत के लिए, लेकिन पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया। यहाँ तो इस पर एकदम ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है यह।
इंटरपोल की कलर कोडेड प्रणाली का एक नया नोटिस है। जो इंटरपोल है यह कि विभिन्न प्रकार के कलर के अनुसार विभिन्न खतरों को देखते हुए इंटरपोल क्या है जी, वास्तव में सबसे पहले इंटरपोल के संदर्भ में समझते हैं। इंटरपोल जो है, इंटरपोल का अर्थ होता है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस इसको इंटरपोल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इंटरपोल कहते हैं इंटरनेशनल पुलिस को। यह वैश्विक स्तर पर पुलिसिंग से जुड़े हुए कार्य करता है, विश्व का पुलिस एक तरह से कह सकते हैं। यह जो है इतने बड़े क्षेत्र में अपने घटना जितने भी अपराध होते हैं उनको विभिन्न रंगों से सूचित करता है, ताकि देश उसका प्रबंधन कर सके। जिससे विभिन्न कलर वे जो नोटिस होते हैं वे किस रूप में होते हैं, रंगों को दर्शाते हैं। इस पर कुछ लिखा नहीं होता है बल्कि रंगों के अनुसार होता है। यहाँ पर ये जो है रंगों के अनुसार इन्हीं में से विभिन्न प्रकार के रंग जैसे लाल, हरा, काला, काला, नीला, पीला, इस तरह से कई सारे रंगों में के नोटिस जारी करता था आज तक आज इंटरपोल। लेकिन हाल ही में शुरू कौन सा नया नोटिस शुरू किया है जी? ये पहले जो थे होते थे काला, नीला, लाल, पीला, हरा, ऐसा कुछ अलग अलग तरीके का होता था, लेकिन सिल्वर कोई नहीं था। सिल्वर मतलब चांदी की तरह चमकने वाला कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता था इंटरपोल के द्वारा, लेकिन पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया। इसका क्या काम है जी? तो मुख्य रूप से यह सिल्वर नोटिस क्या करता था, भगोड़े अपराधियों और उनके संपत्ति का पता लगाता है, और उन संपत्तियों को कोई किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में उस अपराधी की संपत्ति क्यों ना हो, उस पर नोटिस जारी कर सकता है। इसमें सिल्वर इंटरपोल पोल के जो सिल्वर नोटिस की पायलट परियोजना है, इसमें 51 देश शामिल है, जिसमें से भारत भी एक शामिल है। 51 देशों में भारत भी एक तो शामिल है। इसका पहला सिल्वर नोटिस जो था, सबसे पहला सिल्वर नोटिस किसके लिए जनवरी में इटली की ओर से जारी किया गया था। सबसे पहले सिल्वर नोटिस जनवरी 2025 में ही इटली की ओर से जारी किया गया था। उसके बाद से प्रत्येक देश पायलट चरण के दौरान अधिकतम 9 सिल्वर नोटिस का अनुरोध कर सकता है, अर्थात 9 की मांग की जा सकता है प्राथमिक चरण में। जब जैसे जैसे चरण बढ़ती जाएगा, नोटिस की संख्या बढ़ती जाएगी, इसकी मात्रा भी बढ़ा दी जाएगी। अभी विवाद ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 9 की सीमा रखी गई है। अब हम लोग इंटरपोल के द्वारा जितने भी कलर कोडेड नोटिस जारी किए जाते हैं उनको ध्यान दे देते हैं। ये तो है जो रेड नोटिस है, जो रेड नोटिस जो है ये क्या करता है, तो वांछित व्यक्ति की तलाश से संबंधित जानकारी के लिए रेड नोटिस जारी करता है। तो वांटेड व्यक्ति जो होता है, वांछित व्यक्ति या वांटेड व्यक्ति, जो मोस्ट क्रिमिनल व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कि कौन सा चीज था जी, साजिद मीर के लिए जारी किया गया था। किसके लिए? तो साजिद मीर के लिए। तो पहले भारत को लंबे समय से मांग कर रहा है, जो कि मुंबई आतंकी हमले से संबंधित था। तो साजिद मीर के लिए रेड नोटिस की मांग की जा रही थी। ऑरेंज नोटिस भी एक होता है। तो ई काय के लिए था, आसान खतरा, आसान खतरा को दिखाने के लिए, अर्थात जुड़ा हुआ कोई खतरा है तो उसको दिखाने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। इसके बाद येलो नोटिस होता है। ये येलो नोटिस क्या करता है जी? तो ये लापता व्यक्तियों की तलाश से जुड़ा हुआ है। येलो जो है, लापता जो हो जाते हैं व्यक्ति, गुम हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनको उनको ढूंढने के लिए, उनकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए, ताकि कोई भी देश का व्यक्ति उसको ढूंढने में सहायक हो सके, तो येलो नोटिस जारी किया था। उसके बाद से पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस क्यों जारी किया जाता है? अपराध के तौर तरीकों की जानकारी लेने के लिए, अपराध के तौर तरीकों की जानकारी लेने के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद से इंटर ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस जो है अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करता है, अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य है ब्लू नोटिस का। उसके बाद से है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस जो है चेतावनी और खुफिया जानकारी साझा करने से जुड़ा हुआ है। ग्रीन जो है चेतावनी और खुफिया नोटिस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद से है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस क्या है? अज्ञात शवों को पहचानने से जुड़ा है। ब्लैक नोटिस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति किसी भी देश में जाकर मर जाता है, पहचान नहीं हो पाता, तो उसको वह मूल देश में जा सके या फिर मूल देश के लोग उसको पहचान सके, इसके लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है, मृतक के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद से सिल्वर नोटिस। यह अभी प्रायोगिक चरण में है। यह क्यों जारी किया जाता है जी? तो सिल्वर नोटिस जो है यह अपराधियों की संपत्ति की पहचान और पता लगाने से जुड़ा है, अर्थात ये सबसे खतरनाक माना जा सकता है इसको। सिल्वर नोटिस जो कि अपराधियों की संपत्ति की पहचान और जब्त करने से संबंधित बात के लिए जारी किया जाता है। यह जो है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नोटिस, सुरक्षा परिषद नोटिस भी होता है जी, यूएनएससी नोटिस। यह जो है जो भी प्रतिबंध, यूएनएससी जो है जितने प्रकार के प्रतिबंध किसी भी देश पर लगाता है, तो ये सारे के सारे आदेश पारित हो जाते हैं उस पर। तो यहाँ पर इंटरपोल के द्वारा सबसे व्यापक और सबसे जटिल प्रतिबंध यही माना जाता है इसको। इसके बाद से इंटरपोल के बारे में, इसकी राजधानी यह कहाँ पर स्थित है जी? तो इसका मुख्यालय जो है इंटरपोल कहाँ पर है? तो लियोन में है, फ्रांस, स्पेन के लियोन में। फ्रांस के लियोन में, स्पेन के नहीं बल्कि फ्रांस के लियोन में। 1923 में वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग आईसीपीसी जिसको बोलते हैं के रूप में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में किया गया था। वर्ष 1956 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसको इंटरपोल कर दिया गया है। तो इस पर भी ध्यान रखना, 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जानकारी भी इससे जुड़ी हुई है। 196 जो देश हैं इसके इंटरपोल के सदस्य हैं, और भारत इसका संस्थापक भी रहा था 1923 में। इंटरपोल से संपर्क बनाने के लिए पहुंच बिंदु के रूप में कार्य करता है। जो एनसीबी जो है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, यह संपर्क बना जो इंटरपोल के साथ संपर्क बनाने के लिए कार्य करता है। सीबीआई को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो घोषित किया गया है। सीबीआई को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो घोषित किया गया है। भारत पोल पोर्टल जो है
विकसित किया गया है? शासी निकाय, महासभा, कार्यकारी समिति है। प्रमुख रिपोर्ट कौन-कौन जारी किए जाते हैं जी? तो यहाँ पर है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क जिसको बोलते हैं। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एफएटीएफ के द्वारा। अब आप लोग को पता ही है फाइनेंसिंग से जुड़े हुए कितने जो भी प्रावधान हो सकते हैं एफएटीएफ की तरफ से आ सकते हैं, ये नाम ही है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क। उसके बाद से सिप्री ईयर बुक 2025 विश्व सैन्य व्यय के रुझान रिपोर्ट 2024 में जारी किया गया था। उसके यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सिप्री के द्वारा। सैनिकों पर कितना खर्च कर रहा है कोई भी देश, उस पर निगरानी करने का काम करता है सिप्री। अब हम लोग अन्य घटनाक्रमों में एक और टॉपिक है जिसका नाम है यूएपीए से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। यूएपीए 1967 जो है यह क्या करता है? द विनी नेशनल लिबरेशन काउंसिल को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया इसने। तो हम लोग यहाँ पर यूएपीए से संबंधित देखने वाले हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्ट्रेट नेशनल लिबरेशन काउंसिल को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसको जी तो मेघालय के यूनिवर्ट्रेट नेशनल लिबरेशन काउंसिल जिसको एनएलसी कहते हैं, इसको 5 वर्षों के लिए और भी बैन किया गया है। यह हम लोग यूएपीए के संदर्भ में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1967 में। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इसको बैठाया गया था। यह देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर जो भी संगठन या फिर संस्था या फिर व्यक्ति कोई भी अगर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करता है, उस पर कार्रवाई किया जाता है यूएपीए के तहत। 2019 में जब इसका संशोधन किया गया यूएपीए के अधिनियम में, तो इसमें कहा गया कि केवल दोषी जो है केवल संगठन ही नहीं बल्कि व्यक्ति भी हो सकते हैं। यूएपीए के तहत 2019 से पहले क्या प्रावधान था जी? 2019 से पहले केवल संगठनों को ही प्रतिबंधित किया जाता था। कहा जाता है कि आतंकवादी संगठन है इसलिए प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन 2019 के बाद जो किया गया है, यह संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों पर भी, एक व्यक्ति को भी अपराधी घोषित किया जा सकता है इसके तहत। यूएपीए के बारे में सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिकरण का गठन कर सकती है। यूएपीए के तहत विभिन्न प्रकार के अधिकरणों का गठन किया जाता है राजपत्र की अधिसूचना द्वारा। इसमें कौन सा अध्यक्ष होता है? तो इसमें एक ही व्यक्ति शामिल होता है अधिकरण में, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है। अधिकरण में जो केवल एक व्यक्ति शामिल होता है, उसको भी जो आवश्यक स्टाफ है उसकी आपूर्ति कौन करता है जी? तो भारत की संचित निधि से उसको आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता कौन कराता है? तो केंद्र सरकार कराती है, और संचित निधि पर भारित करके। अर्थात जो यूएपीए का जो अध्यक्ष होता है एक ही व्यक्ति होता है, और उसके जितने भी स्टाफ होते हैं उन सबका जो वेतन मिलता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ना कि राज्यों पर। यह जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है इसे। जो अधिकरण यूएपीए अधिकरण बनता है, इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको एनएसए भी कहते हैं। अध्यक्ष के साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। एनएसए भी में अध्यक्ष के साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है अभी हाल ही भारत सरकार ने। एनएसएबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सलाहकार संस्था है। जो एनएसए भी है यह एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सलाहकार संस्था। इसमें क्या होता है? ये तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जगत के व्यक्ति, मीडिया, सिविल सोसाइटी के जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं वे इसमें शामिल होते हैं, और ये सभी व्यक्ति देश की रक्षा के लिए जो राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने भी तकनीकी हो सके, औद्योगिक दिमाग हो सके, या फिर मीडियागत जितने भी सुझाव होते हैं वे सुझाव देते हैं, और ये सभी केंद्र सरकार इन पर निगरानी रखती है। यदि जो भी प्रावधान इसके अच्छे लगते हैं तो उसको केंद्र सरकार अपना लेती है। तो यह काफी प्रमुख संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए उपायों, नीतिगत विकल्पों को भी सिफारिश करता है, और यह जो है एनएससी को अपना विचार प्रदान करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बोर्ड के संदर्भ में देख लिया है। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, क्योंकि यह काफी क्लास लंबा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।